नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस वक्त भारत रंगों में डूबा है, होली पर रंग और गुलाल उड़ रहा है, तब ईरान और इजराइल में बारूद बरस रहा है। आज अमेरिका, ईरान और इजराइल के युद्ध का 5वां दिन है। इजराइल अपने दुश्मन खामेनेई का खात्मा करने के मकसद में कामयाब हो चुका है, लेकिन आज सवाल यह है कि जिस मकसद से अमेरिका इस युद्ध में उतरा, क्या वो मकसद पूरा हो पाया? टॉप लीडरशिप को खोने के बाद भी ईरान पूरी ताकत से लड़ रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर हमले कर रहा है। खामेनेई के मारे जाने के बाद भी ईरान का सिस्टम चल रहा है, सरकार चल रही है। तो आखिर अमेरिका का कौन सा मकसद पूरा हुआ? ना वो अब परमाणु हथियारों को लेकर कुछ कह रहा है, ना ही ईरान में रिजीम चेंज पर अब वो बड़ी बात कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ईरान में ऐसा करने में नाकाम साबित हो रहा है। अमेरिका को लग रहा था कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान में फिर से सिस्टम के खिलाफ विद्रोह शुरू होगा, ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब अमेरिका चाहेगा तो भी उसे सेफ एग्जिट यानी बाहर निकलने का एक सुरक्षित रास्ता इस युद्ध से हासिल नहीं हो पा रहा है। उसे ईरान के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। इस युद्ध में किसी को सबसे ज्यादा फायदा अभी तक हुआ है तो वो इजराइल ही है, क्योंकि वो खामेनेई को खत्म कर चुका है और अब वो ईरान की मिसाइल साइट्स को भी निशाना बना रहा है, क्योंकि ईरान की ये मिसाइलें ही इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर 5 दिन में ये युद्ध कहां पहुंचा है, क्योंकि अमेरिका के लिए अब पीछे हटना लगभग नामुमकिन हो गया है, और कैसे ईरान अभी भी इस जंग में डटा हुआ है। 3 बड़ी बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान इस वक्त पूरे उबाल में है और ईरान के लिए ये नाक की लड़ाई बन गई है। वो इस वक्त समझौते के लिए तैयार हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका ने ईरान में अली खामेनेई को मारा है। ऐसे में कोई भी समझौता अगर इस युद्ध को लेकर वो करता है तो उसकी नाक कट जाएगी, क्योंकि इसी वजह से तो वो पूरे मध्य पूर्व में तहलका मचा रहा है, अलग अलग देशों में हमला कर रहा है। कतर से लेकर सऊदी अरब, यूएई, इन तमाम देशों पर, बहरीन जिन पर वो हमला कर रहा है, वो तमाम देश भी आज उसके खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के मद्देनजर अगर इस पूरी खबर को समझिए तो ईरान में जो हलचल मची हुई है, उस गुस्से में एक वक्त पर जो विद्रोह भी था वो अभी शांत पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वक्त ईरान में अगर कोई हावी है तो वो लोग जो खामेनेई के समर्थक थे। देखिए, अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान का जो ये युद्ध है, इसका 5 दिन हुआ है। जिस तरह से अमेरिकी हमलों का जवाब ईरान दे रहा है, साफ है कि ये युद्ध अगले 15 से 20 दिनों तक जारी रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं 4 सप्ताह। आपको शायद एक बात नहीं पता होगी कि ये युद्ध को भले ही 5 दिन हुए हो, लेकिन युद्ध का बिगुल पिछले साल जून में ही फूंका जा चुका था। इजराइल ईरान युद्ध के दौरान ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने भीषण हमले किए थे। इन हमलों ने ईरान को गुस्से से भर दिया था, क्योंकि महत्वाकांक्षी न्यूक्लियर प्रोग्राम ध्वस्त हो गया था, लेकिन ईरान उस वक्त जवाब देने की स्थिति में नहीं था। उसे सांकेतिक तौर पर कतर के अल उदैद पर मिसाइल हमला किया था, लेकिन सच यह है कि उस दिन वो मन महसूस कर रह गया था। इस वक्त 12 दिन का वॉर तो खत्म हो गया था उस वक्त पर, 8 महीने पहले, लेकिन इससे ईरान और अमेरिका को 2 बड़े सबक मिले। ईरान को सबक मिल गया था कि अमेरिका इजराइल के कहने पर उस पर बड़े हमले कर सकता है, और अमेरिका को सबक यह मिला कि ईरान उनके सैन्य बेस पर हमले कर सकता है, और वो ये हमले करने से पीछे नहीं हटेगा। उस दिन से लेकर 28 फरवरी तक, यानी लगभग 8 महीने बाद, अमेरिका और इजराइल ईरान की मिसाइल क्षमताओं को भांप चुके थे। उन्हें पता था कि अगर ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक भी लिया गया तो भी इजराइल और मिडिल ईस्ट के अमेरिकी दोस्त ईरान के हमलों से बच नहीं पाएंगे। बस इसी सोच के साथ ईरान को अस्थिर करने, खामेनेई को विलेन बनाने और लंबे युद्ध के लिए खुद को तैयार करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया था। ईरान आर्थिक रूप से कमजोर है। उसके दुश्मन देशों ने इसी का फायदा उठाया। ईरान में जेनजी आंदोलन शुरू हुआ, जिसका कारण था महंगाई, बेरोजगारी और ईरानी करेंसी का कमजोर होना, और वो कट्टर शासन जो अली खामेनेई वहां पर चलाते थे। ईरान का आरोप था कि इस आंदोलन को इजराइल और अमेरिका संचालित कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान में हो रहे आंदोलन को खूब समर्थन दिया। और सोचिए ना, नेतन्याहू ने तो वहां पर नेशनल टीवी को हैक कर लिया मोसाद ने, और उनका मैसेज चला कि ईरानियों सड़क पर निकलो,
ईरान के लोगों, अपने रिजीम को चेंज करो, कट्टर शासक को खत्म करो। और अभी भी वो यही कह रहे हैं कि ईरान की जनता सड़कों पर निकले। ईरान सत्ता परिवर्तन अगर करेगा तो आम जनता की मंशा से करेगा, क्योंकि इस बार फुट सोल्जर्स ना इजराइल के ना अमेरिका के ईरान पहुंच रहे हैं। ईरान के इस्लामिक कट्टरपंथी शासन को कुचलने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कहा कि अगर ईरान ने आंदोलनकारियों को फांसी दी तो अमेरिकी उन पर हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवा दी। अब यह मौका अमेरिका और इजराइल दोनों कतई नहीं छोड़ना चाहेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाने की अब 3 वजह दुनिया के सामने लाई गई। पहला, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। दूसरी वजह लाई गई, ईरान के आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवाना, इसलिए हमला कर रहे हैं। तीसरा, ईरान का ताकतवर मिसाइल प्रोग्राम जिसकी पहुंच इजराइल तक थी। इन तीनों वजहों को हमला ना करने के शर्त के तौर पर पेश किया जाता रहा, हमला करने के शर्त के तौर पर पेश किया जाता रहा, ताकि दुनिया के लोग उनको यही लगे कि अमेरिका बातचीत के जरिए मामला सुलझाना चाहता है। लेकिन ईरान अपनी मिसाइल क्षमता को खत्म नहीं करना चाहता था। इसी वजह से अमेरिका और इजराइल को उस पर हमले का बहाना मिला। इजराइल ने बिना मौका चूके अली खामनेई के ठिकानों पर अचानक हमला किया और इसी हमले में खामनेई की मौत हो गई। Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now, it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. अमेरिकी और इजराइल, उनको पहले से मालूम था कि सुप्रीम लीडर के मरने के बाद ईरान वही करेगा जैसा पिछली बार किया। ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसेस पर हमले करने शुरू कर दिए। ईरान ने वही किया जिसकी संभावना थी, जिसकी आशंका थी, और यहां से अमेरिका और इजराइल को पूरे ईरान में हमले करने का मौका मिल गया। अब यह युद्ध कितने दिन चलेगा, यह आज 5वें दिन भी कहना मुश्किल है, लेकिन लंबा चलेगा यह तय है। ऐसे में अब एक सवाल यह है कि इस युद्ध से अमेरिका और इजराइल को क्या हासिल हुआ। अगर हम इजराइल की बात करें तो अब तक के युद्ध से ऐसा लगता है कि वो इस युद्ध में सबसे ज्यादा फायदे में है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई अमेरिका के कट्टर दुश्मन जरूर थे, लेकिन अमेरिका को उनसे सीधा खतरा नहीं था। अगर किसी देश को ईरान से सबसे ज्यादा खतरा था तो वो देश था इजराइल। अयतुल्लाह अली खामेनेई कई बार कह चुके थे कि वो दुनिया के नक्शे से इजराइल को हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं, और ईरान के हमलों के बाद दुनिया में इजराइल नाम का कोई देश नहीं बचेगा। इसीलिए ईरान पर हमला और अयतुल्लाह खामेनेई का मारा जाना अमेरिका से ज्यादा इजराइल की जीत है। ईरान ने गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती जैसे प्रॉक्सी संगठनों को खड़ा कर दिया है। इसे वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। इसमें इराकी मिलिशिया भी शामिल है, 3H। ये वो आतंकवादी संगठन थे जिन्हें इजराइल के खिलाफ खड़ा किया गया था। इजराइल मानता है कि अली खामेनेई की मौत से ईरान के ये प्रॉक्सी आतंकी संगठन कमजोर होंगे, और फायदा किसको होगा? सीधा फायदा इजराइल को मिलेगा। अमेरिका के लोग भी ईरान और उसके सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई से उस तरह की नफरत नहीं करते जैसी इजराइल के लोग करते हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है कि पूरे इजराइल में जश्न मनाया जा रहा है। अली खामेनेई की मौत नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी जीत है, उनके लिए राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा बूस्टर डोज है, और इजराइल की जनता के लिए उस आतंकी हमले का सीधे इंतकाम है, बदला है जो एक वक्त पर अचानक से उन पर किया गया था, और तब उनके आम लोग अपना जश्न मनाते हुए मारे गए थे। इजराइल के लोगों ने अली खामेनेई की मौत का जश्न मनाया है, लेकिन अमेरिका में बसे ईरानी ही खामेनेई की मौत का जश्न मना रहे हैं। मतलब जो आम अमेरिकी है उनके लिए खामेनेई
इतना बड़ा दुश्मन कभी था ही नहीं, ना उन्हें सीधा कोई उनसे खतरा था। अब इसी से समझा जा सकता है कि इजराइल ने ईरान पर हमला करके अपने लोगों का भरोसा जीता है। नेतन्याहू को बहुत फायदा हुआ है। फायदा तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का हुआ है, जिन्हें इसी साल अक्टूबर महीने में संसदीय चुनाव लड़ने हैं और अब इन चुनावों में उन्हें खामेनेई की मौत का फायदा मिल सकता है। और यह भी तय हो गया कि इस पूरे इलाके में जो तमाम मुस्लिम देश, जिनमें ईरान शामिल था, जिसमें आप देख रहे थे कि लगातार लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह उन पर अटैक करता था, फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक की इस पूरी लड़ाई में इजराइल का वर्चस्व साबित हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ मिलकर उसने ईरान में शियाओं के सबसे बड़े नेता, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei को मार गिराया है। इसकी कल्पना कीजिए कि इस पूरे इलाके में इजराइल के लिए यह अपना बाहुबल दिखाने का सबसे बड़ा मोमेंट है, जिसमें वो ये जान रहा है कि अब तक उसकी गर्दन पर हाथ रखने वाले ये तमाम देश अब उसका दबदबा मानेंगे, क्योंकि उसने आयतुल्लाह खamenei को मार दिया है। वो लगातार हिजबुल्लाह पर अटैक कर। अब सवाल यह है कि अली खamenei की मौत से राष्ट्रपति ट्रंप को क्या हासिल हुआ। सच तो यह है कि इस युद्ध में भले ही अभी तक अमेरिका ईरान पर भारी दिख रहा हो, लेकिन इस युद्ध की वजह से ट्रंप को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक दुनिया में अमेरिका की छवि एक ऐसे देश की थी जो खुद को लोकतंत्र, मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सबसे बड़ा रक्षक बताता था, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप, पहले वेनेजुएला और ट्रंप के कार्यकाल में अब अमेरिका की यह छवि तार तार हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के सिर्फ 1 साल के कार्यकाल में अमेरिका ने 7 देशों पर हमले किए हैं। इनमें वेनेजुएला और ईरान पर हुआ हमला सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा चर्चा में। यह बड़ा इसलिए है, जैसा हमने आपको बताया, क्योंकि वेनेजुएला में अमेरिका ने अपनी सेना भेजी, वहां के चुने हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करवा लिया, उठाकर अमेरिका ले आए। उनके खिलाफ अब हियरिंग चल रही है, अमेरिका में सुनवाई चल रही है। लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान में ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की हत्या तो करवा दी, लेकिन यह कहा जाता है कि आयतुल्लाह खamenei सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक विचारधारा थे। और अब तक अमेरिका पर आरोप लगते थे कि वो पर्दे के पीछे से अलग अलग देशों में सरकारें बदलवाने में भूमिका निभाता है। उसका डीप स्टेट, सत्ता, तख्ता पलट, ऐसे तमाम काम सालों साल, दशकों से कर रहा है। लेकिन अब अमेरिका की छवि एक ऐसे देश की बन गई है जो अपने विरोधी देशों में सेना की मदद से तख्ता पलट कर आता है। वो किसी देश के राष्ट्रपति को किडनैप कर लेता है, किसी देश के सुप्रीम लीडर की हत्या करवा देता है। अली खamenei के मारे जाने से अमेरिका को 2 फायदे हैं। पहला है मिडिल ईस्ट में दबदबा बढ़ना। चाइना और रशिया के दोस्त ईरान पर हमला करके अमेरिका ने इस क्षेत्र में युद्ध का मोर्चा खोलकर अपना दबदबा बढ़ाया है। चाइना और रशिया दोनों ही देश ईरान के साथ केवल बातचीत के स्तर पर ही साथ दिखे, युद्ध के मैदान में अभी तक नहीं उतरे हैं, जबकि अमेरिका, इजराइल और कुछ नेटो देश इसमें कूद चुके हैं। अब देखिए, इस एक युद्ध से अमेरिका ने न सिर्फ स्ट्रेटेजिक रूप से चाइना पर एक दबाव बनाया है, बल्कि रशिया को भी अलग थलग साबित कर दिया है। और इसी वजह से यह युद्ध अमेरिकी सैन्य शक्ति और कूटनीतिक शक्ति को जरूर दिखाता है। इस युद्ध से अमेरिका का दूसरा फायदा, ईरान की न्यूक्लियर मिसाइल पार खत्म करना। इससे अब वो चैन की सांस लेगा। अगर ये युद्ध ना होता तो अमेरिका हमेशा इस डर में रहता कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइल बनाकर उन पर हमले कर सकता है या चोरी छिपे न्यूक्लियर हथियार बनाकर मिडिल ईस्ट की इस्लामिक परमाणु शक्ति बन सकता है। क्योंकि अभी तक इस्लामिक देशों में अगर किसी के पास परमाणु शक्ति है तो वो अकेला देश पाकिस्तान है। अमेरिका इतना चालाक देश है कि उसने अपना दबदबा बनाने के लिए, ईरान की सैन्य शक्ति को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए उन संदेशों को भी नकार दिया जिनमें यह बताया गया था कि ईरान कोई न्यूक्लियर हथियार बना ही नहीं रहा है, ना ही वो लंबी दूरी मिसाइल बना रहा है। ऐसा दावा रशिया भी कर रहा है। रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ साफ कहा है कि ऐसा कोई सबूत ही नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि ईरान सैन्य कारणों से न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर बन रहा है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां मानती थीं कि अगले 10 वर्षों तक भी ईरान अमेरिका के लिए खतरा नहीं बन पाएगा। यह बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी बताई गई थी। यही नहीं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी अमेरिका को यह बताया था कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे यह साबित हो
कि ईरान पिछले साल हुए हवाई हमले के बाद फिर से परमाणु हथियार बना रहा हो। यानी अमेरिका की तरफ से ईरान पर न्यूक्लियर हथियार बनाने के आरोप पूरी तरह से निराधार थे। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में उन दावों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ईरान भविष्य में ऐसी लंबी दूरी की मिसाइलें बना सकता है जो अमेरिका तक हमला करने में सक्षम होंगी। सच तो यही है कि अमेरिका के पास ईरान पर हमला करने की कोई ठोस वजह थी क्या? शायद नहीं। अब यह सवाल है कि फिर अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया? तो ईरान पर हमले के लिए इजराइल और सऊदी अरब ने लॉबिंग की। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जनवरी में राष्ट्रपति ट्रंप से 5 बार फोन पर बात हुई। इस दौरान मोहम्मद बिन सलमान ने राष्ट्रपति ट्रंप से बार बार यह कहा कि वो आयतुल्लाह खामेनी को हटाने के लिए ईरान पर हमला करें। इस दबाव के बावजूद अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, जो कि ट्रंप के दामाद हैं, उन्होंने ईरान से न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत शुरू की। दुनिया को दिखाने के लिए सऊदी अरब ने यह कहा कि ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका के लड़ाकू विमानों को वो अपना हवाई क्षेत्र इस्तेमाल नहीं करने देगा, जबकि हकीकत यह थी कि सऊदी अरब अंदर ही अंदर अमेरिका पर ईरान पर हमला करने की अपील कर रहा था। यह बात पूरी दुनिया को हैरान कर रही है कि जब इजराइल और अमेरिका ने आयतुल्लाह खामेनी समेत ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, तब भी ईरान पलटवार कैसे कर पा रहा है? तो इसका सही जवाब यह है कि ईरान ने इन परिस्थितियों के लिए खुद को पहले से ही लगभग 4 दशकों से तैयार किया गया है। ईरान के लिए कहा जाता है कि उसके पास प्लान बी नहीं, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, प्लान एफ आगे तक मौजूद रहता है। फरवरी 1979 में जब ईरान में 1979 में जब ईरान में राजशाही को हटाकर अल्लाह का शासन लाया गया, तब इस इस्लामिक शासन की रक्षा करने के लिए एक फोर्स बनाई गई थी। इस फोर्स का नाम था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसकी स्थापना 5 मई 1979 यानी 1979 को की गई थी। उस वक्त इसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि किसी भी युद्ध, किसी भी संघर्ष, किसी भी विद्रोह की स्थिति में इस फोर्स को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की रक्षा करनी होगी। धीरे धीरे ये फोर्स IRGC जिसे कहते हैं, ये ईरान में वहां की सेना से भी शक्तिशाली बन गई, ताकतवर बन गई और इसने एक ऐसी रणनीति बनाई जिससे ईरान नेतृत्व विहीन होते हुए भी दुश्मनों का सामना कर सके। आज भी अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर बारूद तो बरसा रहे हैं, लेकिन इतने हमलों के बाद भी ईरान हारा नहीं है। ईरान पूरी ताकत के साथ अपने दुश्मनों पर मिसाइलें दाग रहा है और उसे रोकना अब तक बहुत मुश्किल साबित हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर अमेरिका अब इस पूरी जंग से एक एग्जिट का रास्ता यानी बाहर का रास्ता, युद्ध खत्म करने का रास्ता खोज भी रहा है, तो ईरान इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि खामेनी की मौत का बदला लेने में जो फितूर इस वक्त ईरान पर सवार है, वो ऐसा लगता है कि न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि यूरोप के देशों तक भी पहुंचने के। आइए बड़ी स्क्रीन पर आपको कुछ दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि परिस्थितियां जो बन रही हैं, जिन ठिकानों से ईरान मिडिल ईस्ट को घेरा है, मिसाइलें दाग रहा है, उनके बारे में हम आपको अब बताने वाले हैं। ईरान जानता था कि अगर उसने अपने मिसाइल ठिकानों को दुश्मन की नजरों से नहीं बचाया, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद भी कैसे इन देशों पर लगातार अटैक कर रहा है। तो देखिए, ईरान ने इसकी भी तैयारी की थी। अपने मिसाइली ठिकानों को दुश्मनों की नजरों से नहीं बचाया, ये जानता था तो वो इस युद्ध में अगले ही दिन हार जाता, एक दिन नहीं टिक पाता। इसके लिए ईरान ने अपने पहाड़ों और पर्वत श्रृंखला को हथियार बनाया। पश्चिमी ईरान में जो ज़ाग्रोस आप देख रहे हैं, ये जो पूरा माउंटेन रेंज है, एक बार जूम इन कर दीजिए, ये वाला जो ब्लिंक कर रहा है, ये जो ज़ाग्रोस माउंटेन रेंज है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि इन पहाड़ों के नीचे सुरंगें बनाई हुई हैं और सुरंगों में ही मिसाइलों का भंडार है। सुरंगों की सैटेलाइट ट्रैकिंग की ही नहीं जा सकती। तो ये जो ज़ाग्रोस पर्वतमाला है, वहां ईरान ने मिसाइल सिटीज बनाई हुई है। सोचिए, सिटीज ऑफ मिसाइल। ये पहाड़ी चट्टानों को खोदकर बनाए गए हैं वो शहर हैं
जिनके नीचे बड़ी बड़ी सुरंगें भी हैं। इन्हीं सुरंगों में अलग अलग जगहों पर मिसाइलों का विशाल जखीरा तैनात किया गया है। ईरान जानता था कि इन सुरंगों को सैटेलाइट से भी ढूंढ नहीं जा सकेगा और इसके अलावा ईरान ने इन्हीं पहाड़ों पर बंकर बनाए और उन बंकर्स में सैकड़ों मोबाइल लॉन्चर्स खड़े कर दिए। यानी समझ लीजिए, ये जो ज़ैग्रोस माउंटेन रेंज है, क्योंकि किसी भी सैटेलाइट से माउंटेन को ही आप ट्रैक कर सकते हैं, माउंटेन के नीचे, पहाड़ के नीचे जो सुरंगें बनाई हुई हो, मिसाइल सिटी बनाई है ईरान ने, उनको ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। इससे हुआ ये कि अब ईरान इस तरह के ट्रकों पर अपनी मिसाइलें को रखकर उन्हें दुश्मन देशों पर आसानी से दाग सकता है और बाद में किसी भी तरह के हमलों से बचने के लिए मोबाइल लॉन्चर्स को वापस से बंकर में छुपाकर सुरक्षित रख सकता है। आज भी ईरान इन्हीं ज़ैग्रोस पर्वतमाला से लगातार मिसाइल हमले कर रहा है। ये ट्रक्स से बाहर आती हैं, वहां से लॉन्चिंग होती है, अटैक होता है और फिर वो उन्हीं सुरंगों में चली जाती है, क्योंकि ये मिसाइल ठिकाने कुछ स्थानों की जगह सैकड़ों जगहों पर फैले हुए हैं और अलग अलग जगहों से वो हमला कर रहा है। इसीलिए अमेरिका और इजराइल के कई हमलों के बाद भी ईरान के पलटवार को रोकना अभी तक मुश्किल साबित हुआ है। इसके अलावा इन मिसाइल ठिकानों का रिमोट इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हाथ में है, यानी IRGC के हाथ में है। और कहा जाता है कि इस फोर्स का हर सैनिक अपने आप में हेड है। उसे किसी से आदेश की जरूरत नहीं है, बस उसे पता चल गया दुश्मन कौन है, वो अपने तरीके से उसके खिलाफ लगातार दम भर भर के अटैक करता है। अमेरिका और इजराइल इस फोर्स के सबसे बड़े नेता को तो मार सकते हैं, लेकिन वो इस पूरी फोर्स को कैसे खत्म करेंगे? इस पूरी फोर्स को खत्म करना मुश्किल है और इसीलिए कहा जाता है कि इनका हेड तो है, हेड को तो मार दिया है, लेकिन हर सैनिक यहां पर अपने नेतृत्व में फैसले ले सकता है, हमला कर सकता है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा सैनिक है और यही सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। 1,80,000 IRGC के जवान हैं। IRGC के पास मिसाइल ठिकानों का नियंत्रण है और आखिरी दम तक ईरानी इस्लामिक शासन की रक्षा ही उनका अंतिम ध्येय है, अंतिम कर्तव्य है। यह सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बना हुआ है अमेरिका के लिए। क्या आप जानते हैं कि ईरान के पास इतनी सारी मिसाइलें आई कहां से? तो इसके पीछे अमेरिका के एक और दुश्मन का हाथ है और उस दुश्मन का नाम है उत्तर कोरिया। क्योंकि चाइना की बात तो आप लगातार सुन रहे हैं, लेकिन उत्तर कोरिया, उसका कैसे हाथ है सुनिए। साल 1980 से 1988 के बीच जब ईरान और इराक का युद्ध लड़ा गया, तब ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं थी। इराक तो लगातार इस युद्ध में ईरान पर मिसाइलें दाग रहा था, लेकिन ईरान कुछ नहीं कर पा रहा था। ऊपर से अमेरिका भी इराक की लगातार मदद कर रहा था और ईरान पर दबाव बढ़ता जा रहा था। इस दौर में उत्तर कोरिया ने अपने दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बना डाला। उसने अमेरिका के खिलाफ ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलें देने का फैसला किया। दोनों देशों के बीच यह तय हुआ कि ईरान उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम के लिए आर्थिक मदद देगा और बदले में उत्तर कोरिया बैलिस्टिक मिसाइलों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ईरान को करेगा। साल 1987 उत्तर कोरिया ने पहली बार स्कड-B मिसाइलों का पहला जखीरा ईरान को भेजा। इसके बाद जब इन मिसाइलों का नया संस्करण आया तो उत्तर कोरिया ने साल 1993 में 200 स्कड-C मिसाइलें ईरान को दी, जिनकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर तक थी। इसके बाद टर्निंग पॉइंट साल 1993 में आया, 1993, जब उत्तर कोरिया और ईरान के बीच एक ऑयल डील हुई। इस डील के तहत ईरान उत्तर कोरिया को कच्चा तेल देने वाला था और उत्तर कोरिया ईरान को लंबी दूरी की मिसाइलें देने वाला है। जुलाई 1998 में ईरान ने पहली बार उत्तर कोरिया से खरीदी गई मीडियम रेंज की मिसाइल की परीक्षण किया, जिसे उत्तर कोरिया में नो डोंग मिसाइल कहा जाता था। यहां से ईरान पीछे नहीं मुड़ा। उसने कई खतरनाक मिसाइलें बनाई जो आज पूरे मिडिल ईस्ट और यूरोप के आधे देशों को निशाना बना सकती हैं। उत्तर कोरिया ने ईरान की मदद करके अपने दुश्मन देश अमेरिका को कड़ा संदेश दिया, तो रशिया भी इसमें पीछे नहीं रहा। अब रशिया पर आइए। रशिया ने ईरान के ऐसे 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जिनकी मदद से आज वो अपनी मिसाइलों से सटीक हमले कर पा रहा है। हालांकि ईरान के कई पलटवार, अगर आप देखें तो ईरान के इस पलटवार में उसके नागरिकों का दुर्भाग्य भी छिपा है। आज ईरान की 38% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। 9 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ 27 लाख लोग गरीबी, भूखमरी का सामना कर रहे हैं और इसका कारण यह है कि ईरान ने अपना सारा पैसा
गरीबी हटाने पर नहीं, अपने दुश्मनों को मिटाने पर खर्च किया। खुद को उस युद्ध के लिए तैयार किया जो आज वो लड़ रहा है। हूती, हमास, हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों का पेट भरने में सारा पैसा गंवा दिया। इजराइल के अस्तित्व को मिटाने के लिए इन आतंकी संगठनों पर, उनकी ट्रेनिंग पर, हथियारों पर पैसा खर्च करता रहा और उसकी खुद की आवाम भूखमरी से जूझती रही। यह बड़ी खबर किपलर के हवाले से आ रही है। किपलर का कहना है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मिसाइल दागकर इस समुद्री रास्ते को बंद कर दिया तो कच्चे तेल की कीमतें $75 प्रति बैरल से $100 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिखाना चाहती हूं जिसकी आपको पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए ब्लैक एंड व्हाइट वो शो है जिसके जरिए आप भी इस युद्ध को समझकर खुद के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इस युद्ध के कारण कच्चे तेल, प्राकृतिक गैसों को ले जा रहे 150 समुद्री जहाज इस वक्त यहां पर फारस की जो खाड़ी है उसमें अटक गए हैं। ये देखिए यहां पे फारस की खाड़ी, 150 जहाज यहां पर अटके हुए हैं। जूम इन कर लीजिए। ये फारस की खाड़ी जहां पर 150 जहाज अटके हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम लगातार आपको बता रहे हैं, तो वहां पर भी लिए चलते हैं। ऊपर ईरान है, आप देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ईरान यहां पर, ये जो यहां पर तो खाड़ी है फारस की खाड़ी, उधर ओमान की खाड़ी, बीच में जो ये रास्ता है ना, ये जो सकरा हुआ रास्ता है पानी का, ये इसी को ब्लॉक करने की नीयत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यहीं से अगर प्रभावित होता है तो फिर कैसे होगा पूरा तेल का व्यापार, तेल का रूट। और यही बाधित होने की वजह से ईरान के हमले के डर से ये समुद्री जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ जाने से डर रहे हैं। इन जहाजों को लग रहा है जो फारस की खाड़ी में इस वक्त भी पार्क्ड है कि अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आगे बढ़े तो ईरान हम पर हमला कर सकता है। ईरान वैसे ही वहां कोनारक पोर्ट पर इस वक्त हमला कर चुका है और इस वजह से ये माना जा रहा है कि फारस की खाड़ी से अगर ये जहाज आगे जाते हैं तो इस तरह के हमले हो सकते हैं और इसके कारण कच्चे तेल, प्राकृतिक गैसों की आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ता हुआ भी दिख रहा है। देखिए ये जो वहां पर पोर्ट्स हैं, चाबहार पोर्ट, उस पर तो कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन वहीं पर एक कोनारक पोर्ट भी है जो ईरान का है, जिस पर पहले ही इजराइल और अमेरिका के हमले में कुछ जहाज नष्ट हो चुके हैं। तो दोनों में से किसी भी तरफ से हमला हो सकता है और ऐसे में किपलर का कहना है कि अगर ये युद्ध जारी रहता है तो कच्चे तेल की कीमतें बहुत जल्दी प्रति बैरल $100 हो सकता है। जूम इन करके दिखा दीजिए, $100 प्रति बैरल। और यहां पर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर आप देखें तो कच्चा तेल 50% जाता है भारत का और LNG 60%। ऐसे में भारत के नजरिए से भी अगर आप इसको देखिए तो कीमतें कैसे बढ़ेंगी उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस वक्त हमारा लगभग 50% कच्चा तेल, 60% लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरकर भारत में आता है। अगर ये आपूर्ति बाधित होती है तो भारत में पेट्रोल, डीजल, CNG और बाकी प्राकृतिक गैसों के दाम बढ़ सकते हैं और इससे भारत का इंपोर्ट बिल भी बढ़ सकता है। भारत हर साल जिन कीमतों पर कच्चा तेल खरीदता है उसके मुताबिक अगर कच्चे तेल की कीमतों में प्रति बैरल $1 की भी वृद्धि होती है तो पूरे साल में हमारा इंपोर्ट बिल, सिर्फ हमारा इंपोर्ट बिल $2 बिलियन यानी 18,000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। अगर तेल की कीमत में, फिर से समझिए, सिर्फ $1 प्रति बैरल की भी कीमत बढ़ती है, $1 प्रति बैरल, तो भारत का सालाना इंपोर्ट बिल जो हम तेल खरीदते हैं वो $2 बिलियन यानी 18,000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। और इसीलिए आप खुद यहां सोचिए कि अगर इस कच्चे तेल की कीमतें में प्रति बैरल $25 तक बढ़ गई तो इसका हमारे ऊपर कितना गहरा असर पड़ेगा। 18,000 करोड़ रुपए इंटू 25 का मामला हो जाएगा। देश में महंगाई भी बढ़ सकती है। हालांकि हम इस बात को भी जोड़ना चाहते हैं कि भारत इस स्थिति को संभाल भी सकता है। भारत सरकार के मुताबिक हमारे पास अभी कच्चे तेल का इतना भंडार मौजूद है कि हम 74 दिन तक, 74 डेज तक बिना आयात के अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। तो 74 दिनों तक हमारा मामला बिल्कुल सेफ है। हमारे पास इतना तेल है कि 74 दिनों तक बिना कोई भी इंपोर्ट, बिना कोई भी आयात हमारी जरूरतें जो हैं वो हम पूरी कर सकते हैं। अब देखिए,
अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है, इसीलिए बार बार भारत के नजरिए से अगर आप देखिए तो ये युद्ध लंबा ना खींचे, यही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर शॉर्ट टर्म में ये खत्म हो जाता है तब हमारी जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा सोने और चांदी की कीमतें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। अगर युद्ध के कारण शेयर बाजार नीचे आता है तो बहुत जल्द 10 ग्राम सोने की कीमत 2 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। ये देखिए, फिलहाल अगर आप देखिए ये कीमत पहुंच सकती है। अब हम आपको आज की कीमत भी बता देते हैं। सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,66,000 हो गई है। वहीं पर अगर आप चांदी की कीमतें देखेंगे तो चांदी की कीमत 2,87,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है और चांदी की कीमतें वापस से 3 से 4 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंच सकती हैं। तो ये असर हो सकता है और यही वो वजह है कि हमने सोचा ये बात सीधे आपसे जुड़ी हुई है। भारत में अभी शादियों का सीजन चल रहा है जो जून महीने तक चलेगा और इस दौरान हमारे देश में सोने चांदी की बहुत ज़्यादा खरीदारी होती है, लेकिन एक्सपर्ट्स की सलाह है कि अभी युद्ध के माहौल में सोने और चांदी की खरीदारी से दूरी बनाकर रखिए। इस युद्ध में ईरान कब तक टिकेगा ये देखना है। जिस तरह से 11 देश उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं और उस पर भीषण हमले हो रहे हैं, ये ईरान वर्सेस 11 हो रहा है और इसमें अगर आप फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड के रुख को देख लीजिए तो ये ईरान वर्सेस 15 का मामला हो गया है। इन सब को देखते हुए यही लग रहा है कि बर्बादी ही अब ईरान की नियति है क्या। और सच कहे तो इसका एक बड़ा कारण ईरान का कट्टरपंथी इस्लामिक शासन है जिसने देश की महिलाओं पर भयानक जुल्म किए हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति में महिलाओं को महत्व देता हुआ संस्कृत का एक श्लोक है। ये श्लोक हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस श्लोक का अर्थ है, जिस परिवार की महिलाएं दुखी रहती हैं या अपमानित होती हैं वो परिवार जल्दी ही नष्ट हो जाता है। देश भी एक परिवार ही है। अगर किसी देश की महिलाएं दुखी हैं, अपमानित हैं, तो उसका नष्ट होना, उसका अंत उसकी नियति बन जाता है। या तो वो अपने तौर तरीके बदले। देखिए, आपको देखना होगा साल 2022 में ईरान में क्या हुआ। ईरान की 22 साल की महसा अमीनी की मौत ने पूरे ईरान की महिलाओं को गुस्से से भर दिया था। और ईरान ही क्या, पूरे विश्व में महिलाएं आई थी उनके समर्थन में। उनका गुस्सा ईरान के कट्टरपंथी इस्लामिक शासन पर था जो उनको आगे बढ़ने से रोकता था। उनकी मर्जी के बगैर उन पर हिजाब पहनने, अन्य कट्टरपंथी नियमों में बांधता था। ईरान में गश्ते इरशाद नाम की एक इस्लामिक कट्टरपंथ को लागू करने वाली मॉरल पुलिस है। इसका काम यह चेक करना है कि जो पब्लिक प्लेसेस है, सार्वजनिक स्थान है, वहां पर किसी महिला ने हिजाब के बिना तो नहीं कदम रख दिया है। सितंबर 2022 में 22 साल की युवती महसा अमीनी को तेहरान में इसी कट्टरपंथी मॉरल पुलिस ने हिजाब ना पहनने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। जब महसा अमीनी ने गिरफ्तारी का विरोध किया तो कट्टरपंथी मॉरल पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर बुरी तरह से मारा। हिजाब ना पहनने के जुर्म में हुई गिरफ्तारी के 2 दिन बाद महसा अमीनी की मौत हो गई थी। ईरान के अधिकारियों का दावा था कि महसा की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, जबकि परिवार ने सिर की चोट और मारपीट को मौत की वजह बताया। पूरा विश्व हिल गया। महसा अमीनी की मौत ने ईरान में महिलाओं के अधिकार और आजादी को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। ईरान की महिलाओं ने विमेन लाइफ फ्रीडम के नाम से विरोध प्रदर्शन शुरू किए। इन विरोध प्रदर्शनों के निशाने पर अली खामनेई कट्टरपंथी इस्लामी नियम, खत्म हो रहे महिलाओं के अधिकार और कमतर समझने वाली सोच थी। ईरान की महिलाओं ने बड़े पैमाने पर हिजाब उतारे, हिजाब जलाया, अपना विरोध जताया। सिर्फ यही नहीं, कई महिलाओं ने अपने बाल काटकर भी विरोध प्रदर्शन किया। अफसोस की बात यह है कि उस वक्त अली खामनेई ने महिलाओं का विलाप नहीं सुना और उस आंदोलन को खत्म करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को सख्त आदेश दिए गए। इसके बाद इस प्रदर्शन में शामिल 500 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया था। हालांकि इन मौतों के बाद अली खामनेई ने अपने एक संबोधन में अपना दुख जताया था। अली खामनेई ने महसा अमीनी की मौत और उसके बाद महिलाओं के आंदोलन पर दुख तो जताया, लेकिन नियम बदले क्या? कट्टरपंथी इस्लामिक नियम को खत्म नहीं किया। मॉरल पुलिस इसके बाद भी अपना काम करती रही। देखा जाए तो महिलाओं के नजरिए से उनका दुख एक झूठ था। आंदोलनों को दबाने में ईरान अक्सर हिंसा का रास्ता अपनाता है। महसा अमीनी की मौत के बाद हुए प्रदर्शनों में जो किया गया, कुछ वैसा ही पिछले साल दिसंबर और इस साल जनवरी में भी दिखा था। पिछले साल दिसंबर में महंगाई, बेरोजगारी, ईरानी करेंसी रियाल की गिरती हुई कीमतों ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। ईरान के युवा, खासतौर से जेन ज़ी ने अली खामनेई और ईरान की सत्ता के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। उनकी परेशानियों को सुनने या समझने के बजाय
ईरान की सरकार, सुप्रीम लीडर अली खamenei की इस्लामिक फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शनकारियों की हत्याएं की। ऐसे अनेकों वीडियोस आए जिनमें यहां वहां लाशें दिखाई दे रही थी। ब्रिटिश वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल का दावा था कि IRGC और कट्टरपंथी बसीज फोर्सेस ने 36,000 लोगों को मार दिया था और मरने वालों में महिलाएं भी शामिल थीं। प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर पर पूरी दुनिया ने अपने गुस्से का इजहार किया। बावजूद इसके अली खamenei ने इस मामले में चुप्पी साधी, इन प्रदर्शनों को दुश्मन देशों की साजिश बताकर यह बदला लिया। और ऐसे में आज अली खamenei की मौत के बाद वही महिलाएं, कुछ वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं ईरानी महिलाओं के खुश होने के, जश्न मनाने के, ये वही महिलाएं हैं जो सड़कों पर उतरी थी इस कट्टरपंथी सोच के खिलाफ। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान मोर्चे पर डटा जरूर है, लेकिन सवाल यह है कि ईरान को हासिल क्या हो रहा है। तो सुनिए, आज ईरान का भविष्य अनिश्चित है, साफ तौर पर मुश्किलों में फंसा हुआ है। उसने इस पूरे इलाके में मध्य पूर्व के, मिडिल ईस्ट के देशों से ही दुश्मनी मोल ले ली है। कतर कह रहा है बात नहीं करेंगे, सऊदी अरब कह रहा है हमला किया तो हम नहीं रुकेंगे, और वो लगातार उनके मिसाइलों को, ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। UAE भी ऐसे ही इस वक्त गुस्से में है। क्या युद्ध शुरू होने के पहले ईरान के पास कोई विश्वसनीय विकल्प था? ईरान की इजराइल और अमेरिका से शत्रुता आज की नहीं है। 1979 में इस्लामिक शासन के बाद से ईरान ने ऐसी नीति अपनाई जिसमें इजराइल के खात्मे का खुला ऐलान होता रहा। इन 4.5 दशकों में ईरान कई बार अपने परमाणु कार्यक्रमों समेत कुछ मसलों पर अमेरिका के साथ बातचीत की टेबल पर जरूर आया, लेकिन सहज सामान्य रिश्ते कभी नहीं बन सके। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले से पहले भी ईरान और अमेरिका में परमाणु मसले पर बातचीत हुई थी। 26 फरवरी को जिनीवा में ईरान और अमेरिका के बीच तीसरे राउंड की बातचीत बेनतीजा रही थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के जो नुमाइंदे थे वो आमने सामने एक टेबल पर नहीं बैठे। ओमान इसमें हस्तक्षेप कर रहा था, या फिर कहिए कि दोनों के बीच में बात को फैसिलिटेट कर रहा था। यानी ईरान के नेता ओमान के नेताओं से बात करते थे और उनका संदेश ओमान के जो प्रतिनिधि थे वो ले जाते थे अमेरिका के पास। फिर अमेरिका ओमान के प्रतिनिधि को जवाब देता था और ओमान के प्रतिनिधि आगे ले जाते थे। यानी ओमान बीच में दोनों की तरफ बातचीत कर रहा था। ये पूरी बातचीत लेकिन बेनतीजा रही। जब ये बातचीत चल रही थी, उसके बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार बयान भी जारी कर रहे थे, इसी दौरान चेतावनी दे रहे थे कि अगर ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी धमकी दी हो वो अक्षरशः सत्य हुई। आप सोचिए कि जो ईरान शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा देश हो, जिस ईरान में सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति सीधे अल्लाह का प्रतिनिधि माना जाता हो, ईरान में विलायत फकीह यानी गार्डियनशिप ऑफ द ज्यूरिस्ट के सिद्धांत के आधार पर खलीफा राज लागू हुआ था। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खamenei के बाद 1989 में आयतुल्लाह अली खamenei उसी परंपरा के आधार पर सुप्रीम लीडर बने थे। सोचिए, जिस खamenei को दुनिया भर में उनके करोड़ों अनुयायी अपना रहबर मानते हो, जिनकी मर्जी के बिना ईरान में पत्ता तक नहीं हिलता रहा हो, उन्हें अमेरिका ने एक झटके में अपने रास्ते से हटा दिया। ईरान में आयतुल्लाह अली खamenei की हत्या कर दी। आयतुल्लाह अली खamenei कोई सामान्य शख्सियत नहीं थे। 1979 के इस्लामिक क्रांति में वो ईरान के पहले शीर्ष नेता रुहुल्लाह खamenei के बेहद करीबियों में से थे। 1981 में आयतुल्लाह अली खamenei ने ईरान के राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली। 1989 में ईरान का सुप्रीम लीडर बनने से पहले आयतुल्लाह अली खamenei राष्ट्रपति पद पर बने रहे। 1981 से लेकर 1989 का ये वो दौर था जब ईरान इराक युद्ध चल रहा था। यही वो दौर था जब आयतुल्लाह अली खamenei का प्रभाव बढ़ता चला गया। यही वजह रही कि खamenei की मौत पर सिर्फ ईरान नहीं, कई देशों के मुसलमान सड़कों पर उतरे। पाकिस्तान के कराची में खamenei की मौत को लेकर अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास पर हमला हुआ, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत। भारत में लखनऊ से लेकर कश्मीर, हैदराबाद जैसे शहरों में भारी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। लगातार पिछले 3 दिनों से अलग अलग जगहों पर देश में, भारत में भी प्रदर्शन होता रहा है। करगिल से लेकर लेह, लेह से लेकर हैदराबाद तक, सहारनपुर से लेकर लखनऊ, इन तमाम शहरों में लोग भारी तादाद में पिछले 3 दिनों से निकल रहे हैं, जब से इस खबर की पुष्टि हो गई कि खamenei की हत्या हो गई।
ईरान में शिया मुसलमानों की आबादी है 90 से 95%। इसके बाद इराक में 50 से लगभग 75, माना जाता है 60-65%। येमेन में 25 से 50%। सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब में भी शिया मुसलमानों की आबादी 10% से ज्यादा के दायरे में है। जाहिर तौर पर ईरान अपने धार्मिक कैरेक्टर की वजह से दुनिया में एक अलग पहचान रखता है, लेकिन शायद ईरान को भी एहसास नहीं हो पा रहा था कि अपनी इस पहचान को राजनीतिक हथियार बनाने में वो किस हद तक आगे निकल गया। आज जब ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने उसके लिए हालिया इतिहास का सबसे बड़ा प्रहार किया, तो ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान है कि ईरान का नरसंहार किया था। ईरान का विदेश मंत्रालय अपने बयान में कह रहा है कि उसकी नस्लीय पहचान को मिटाने की कोशिश हुई है। ईरान को यह आरोप लगाने का मौका मिनाब के छात्राओं के स्कूल पर इजरायली हमले से भी मिला। इस हमले में 165 से ज्यादा छात्राएं मारी गई हैं, जिनका कोई कसूर नहीं था। उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। जब ईरान खुद पर हो रहे हमलों में मानवीय पहलू देखने की कोशिश कर रहा है, तो इसी बीच सवाल यह भी है कि क्या उसने जानबूझकर इजराइल और अमेरिका से अपनी लड़ाई को एक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल दिया? और जो ईरान और अन्य मध्य पूर्व के देश अभी तक इस्लामिक ब्रदरहुड की बात कर रहे थे, क्या ईरान ने खुद ही अपने हाथों से, अपनी रणनीति से उस इस्लामिक ब्रदरहुड का गला घोट दिया? क्योंकि ईरान ने इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद मध्य पूर्व के देशों में हमला किया। ईरान ने इजराइल अमेरिका के खिलाफ अपने पलटवार में पश्चिम एशिया के लगभग सभी देशों में हमला किया है। ईरान के ये हमले सिर्फ पश्चिम एशिया के देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर सीमित हो, ऐसा नहीं है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है दुबई में फेयरमाउंट होटल पर हमला और सऊदी अरब में तेल रिफाइनरी पर हमला। सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला, सऊदी अरब में ही रियाद के अमेरिकी दूतावास पर हमला, साइप्रस में ब्रिटिश सैन्य बेस पर हमला इनमें शामिल है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दुनिया के तेल गैस सप्लाई को प्रभावित करने की भी कोशिश की है। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अपनी लड़ाई को क्षेत्रीय युद्ध में बदल देने को ईरान साफ तौर पर अपनी रणनीति बता रहा है। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान का सबसे बड़ा दाव पश्चिम एशिया में संकट पैदा करके अमेरिका पर दबाव डालना है। हालांकि न सिर्फ अयतुल्लाह अली खamenei बल्कि अपनी सत्ता, सेना और खुफिया के तकरीबन 50 बड़े चेहरों को गंवाकर भी ईरान के पक्ष में बड़ी कूटनीतिक लामबंदी नहीं हुई। आमतौर पर मुस्लिम देशों के ब्रदरहुड की बात होती है, लेकिन ईरान की लड़ाई सिर्फ यहूदी देश इजराइल और ईसाई बहुल अमेरिका से ही नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों से भी छिड़ गई है। और यही वजह है कि ईरान के पक्ष में धार्मिक लामबंदी दिख ही नहीं रही। आखिर ईरान उन पर हमले कर रहा है। ईरान पर हो रहे हमलों के खिलाफ जो 3 बड़े देश मजबूती से बयान दे रहे हैं, वो है रशिया, चाइना और तुर्की। ये तीनों देश इजराइल पर हमलों के औचित्य पर सवाल उठा रहे हैं। रशिया ने तो साफ कहा है कि ईरान द्वारा परमाणु हथियार बनाने का कोई सबूत ही नहीं मिला। तुर्की ने भी ईरान पर हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। एक बार फिर से आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और युद्ध में मरने वाले को अमर कह दिया जाता है, ताकि कतार में खड़े अगले व्यक्ति को अपनी बारी का बुरा ना लगे। नमस्कार।